हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का जो टॉपिक है वो है लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। ये जो टॉपिक है वो सीटेट के एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ना सिर्फ सीटेट एग्जाम के लिए बल्कि यूपी टेट का एग्जाम जो आता है उसमें भी ये क्वेश्चन इसके इस टॉपिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इनसे संबंधित चाहे वो लॉरेंस कोहलबर्ग हो या फिर जीन प्याजे हो या फिर लेव वाइगोत्स्की हो, ये जो तीन मनोवैज्ञानिक है ये सीटेट के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर आप 2011 से लेकर अब तक के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है उनको उठा के देखते हैं तो हर पेपर में, हर शिफ्ट के पेपर में इनके क्वेश्चन देखने को जरूर मिलते हैं। इनका जो टॉपिक है, एक टॉपिक से चाहे वो लॉरेंस कोहलबर्ग का हो या फिर जीन प्याजे का सिद्धांत हो या फिर लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत हो, इन तीनों सिद्धांतों से हर एग्जाम में क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। ठीक है, कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। आज का जो टॉपिक है वो लॉरेंस कोहलबर्ग का है। इससे पहले हमारी 2 टॉपिक हो चुकी है, जीन प्याजे के सिद्धांत की और लेव वाइगोत्स्की की। इन दोनों सिद्धांत को आप जाके पढ़ लेंगे और आज की जो टॉपिक है आज को देख लेंगे तो आपके कम से कम 5 से 6 नंबर आसानी से आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, बस एक बार आपको ध्यान से टॉपिक देखते हुए चलना है। आप एक बार थ्योरी देख लेंगे, उसके बाद जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आपको सारी चीजें वहां पर क्लियर हो जाएंगी कि पेपर में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक बार जब आप थ्योरी देख लेंगे तो उसके बाद फिर आपको जो क्वेश्चन है वो आसानी से समझ में आ जाएंगे। ऑप्शन देखते ही आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा उसका आंसर क्या है। ठीक है, अब देखते हैं आज का जो टॉपिक है लॉरेंस कोहलबर्ग का, कि इनके सिद्धांत में जो नैतिक विकास का सिद्धांत, उन्होंने क्या सिद्धांत दिया है अपने इस सिद्धांत में। ठीक है, इस थ्योरी में देखते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। लॉरेंस कोहलबर्ग जो मनोवैज्ञानिक है वो अमेरिका के थे। इन्हें नैतिक विकास के सिद्धांत के लिए जाना जाता है। इनको जो एक क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है कि लॉरेंस कोहलबर्ग किस सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं, तो वो है नैतिक विकास के सिद्धांत। या फिर ऐसे पूछ लिया जाता है कि नैतिक विकास सिद्धांत के मनोवैज्ञानिक कौन है, तो वो है लॉरेंस कोहलबर्ग। ठीक है, तो एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको यहीं से मिल जाएगा देखने को। हर एग्जाम में पूछा जाता है कि नैतिक विकास से संबंधित कौन सा मनोवैज्ञानिक है, या फिर लॉरेंस कोहलबर्ग का कौन सा सिद्धांत है का प्रतिपादन किया है, तो वो है नैतिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, अब बात करते हैं कि कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत, जो कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है वो जीन प्याजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से प्रेरित था। ठीक है, ये जीन प्याजे के सिद्धांत से इनका जो सिद्धांत है प्रेरित था। इन्होंने अपने इस सिद्धांत में पूर्ण रूप से पुरुषों को लिया है। ठीक है, इनका जो ये सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, इस सिद्धांत में इन्होंने पुरुषों को लिया है, ना कि फीमेल को। यहाँ पर फीमेल को इन्होंने नहीं लिया बल्कि पुरुषों से संबंधित चीजों को इन्होंने देखा है। उनका जो सिद्धांत दिया है अपना, ये नैतिक विकास का सिद्धांत वो पुरुषों के ऊपर दिया। ठीक है, अब इसका जो है उनकी एक शिष्या थी जो थी कैरल गिलगन। उन्होंने इसका जो है काफी विरोध किया है। ठीक है, कि इन्होंने पुरुषों को ज्यादा बढ़ावा दिया है ना कि महिला को। ठीक है, तो इनकी जो फ्रेंड शिष्या थी, यानी कि इनकी छात्र थी कैरल गिलगन गिलगन, वो कोहलबर्ग की शिष्या थी। उनका मानना था कि कोहलबर्ग का यह सिद्धांत नारीवाद नैतिकता को प्रेरित नहीं करती। ठीक है, ये मानती है कि ये जो है नारीवाद नैतिकता को प्रेरित नहीं करती बल्कि सिर्फ पुरुष की नैतिकता को ही प्रेरित करता है। ठीक है, कोहलबर्ग अपने परीक्षण हेतु कहानियों का उपयोग करते हैं। इन्होंने अपने सिद्धांत में जो परीक्षण किए हैं उसमें उन्होंने कहानियों के माध्यम से चीजों को समझाने की कोशिश करी है। ठीक है, अभी यहाँ पे कहानी दी हुई है, वो उस कहानी से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, वो देखते हैं क्या है। ठीक है, वह इन कहानियों के माध्यम से छात्रों से कुछ प्रश्न पूछते थे। ठीक है, उनकी जो सिद्धांत है उसमें एक कहानी होती है, उस कहानी से रिलेटेड छात्रों से प्रश्न पूछा करते थे और उन प्रश्नों से प्राप्त उत्तरों के माध्यम से नैतिक विकास के सिद्धांतों का निर्माण करते थे। ठीक है, जो कहानी दी हुई होती है उसी कहानी के थ्रू ये क्वेश्चन करते थे और क्वेश्चन के जो उत्तर होते थे उसी के माध्यम से नैतिक विकास के सिद्धांत का निर्माण करते थे। ठीक है, अब देखते हैं कि इन्होंने कौन सी कहानी दी है। यहाँ पे एक कहानी बहुत ही प्रचलित है जो कि है यूरोप की एक महिला थी जो कि बहुत बीमार थी। उसके पति का नाम हिंज था। हिंज से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसको ध्यान से देखिएगा। ठीक है,
डॉक्टर ने एक दवाई बताई, वह दवा एक रेडियम है। जो डॉक्टर ने एक दवा बताई वो एक रेडियम थी, जिससे उसकी जान बचाई जा सकती है। यानी कि जो उसकी जो पत्नी बीमार थी, उसकी जो जान बचाई जा सकती वो रेडियम के द्वारा, यानी कि जो दवाई बनाई गई थी रेडियम से, उसके द्वारा उसकी जान बचाई जा सकती थी। उस समय उस रेडियम की खोज एक फार्मासिस्ट ने की थी। उस दवाई का मूल्य बहुत अधिक था, ठीक है, क्योंकि जिस फार्मासिस्ट ने उसकी खोज की थी वह उस रेडियम के निर्माण में लगे धन से 10 गुना अधिक धन ले रहा था, ठीक है, जिस कारण उस औरत का पति हेंज दवा खरीद पाने में असमर्थ था। कहने का मतलब कि जो वो डॉक्टर थे जिन्होंने रेडियम से दवा बनाई थी, वो दवा बहुत ज्यादा महंगी थी, ठीक है। यानी कि वो जो उनकी जो लागत थी, जितने लागत में उन्होंने बनाया था दवा को, उससे 10 गुना ज्यादा वो पैसा ले रहे थे उनके पति हेंज से, ठीक है, जिसके कारण वो जो है दवा खरीदने में असमर्थ थे। आगे देखते हैं क्या है। एक दिन हेंज उस फार्मासिस्ट के पास गया और उससे कुछ पैसे देकर कहा कि आप मुझे वो दवा दे दीजिए जिससे मैं अपनी पत्नी की जान बचा सकता हूँ, ठीक है, और आप कुछ पैसे रख लीजिए, बाकी के पैसे मैं आपको बाद में दे दूंगा। परंतु उस फार्मासिस्ट ने उसे दवा देने से मना कर दिया और उसे कहा कि मैंने इस दवाई की खोज अधिक धन अर्जित करने के लिए किया है। जब तक आप मुझे इसका पूरा मूल्य नहीं चुकाते या फिर नहीं चुकाएंगे, आपको यह दवाई नहीं दूंगा, ठीक है। ये उन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि ये जो दवा हमने बनाई है बहुत ज्यादा मूल्य की है, हम बहुत ज्यादा इसको धन यानी कि ज्यादा पैसे लेने के लिए मैंने इस दवा को दवा को बनाया है। तो आप जो है इस दवा को अगर लेना चाहते हैं तो आप पूरा पैसा दीजिए, ठीक है, उसके बाद ही हम आपको दवा देंगे। ये बात सुनकर हेंज को गुस्सा आ गया। जो महिला का पति था हेंज, उसको गुस्सा आ गया और उसने उसकी दुकान को तोड़कर उसके दुकान से उस दवा को अपनी बीमार पत्नी के लिए चुरा लिया, ठीक है। यहाँ पे हेंज ने क्या किया कि उनको ऐसा लगा कि वहां पे जो है उनकी दवा से ज्यादा, उनके जो पैसे से ज्यादा इम्पोर्टेंट उनकी पत्नी थी। उनका पत्नी का ठीक होना बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट था हेंज के लिए, ठीक है। तो तभी उन्होंने ये जो है दुकान को तोड़कर चोरी करने का जो फैसला किया था, क्योंकि उनकी पत्नी की जो जान बचानी उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। चोरी करने के बाद जो दंड मिलता हो उसकी अपेक्षा इन्होंने पत्नी के लिए ये काम किया कि उनकी पत्नी जीवित रहे, उनको कोई कुछ दिक्कत ना हो, ठीक है। अब कोहलबर्ग ने अपनी इस कथा के आधार पर, इस कहानी के आधार पर 2 प्रश्नों का निर्माण किया, जिसको उसने 2 भागों में विभाजित किया, ठीक है। अब ये जो कहानी है उसके आधार पर इन्होंने 2 प्रश्नों का निर्माण किया। वो जो प्रश्न निर्माण किया उनके जो है उनको 2 भागों में विभाजित किया है। वो कौन कौन से भाग है उनको देखते हैं। पहला है कि नैतिक दुविधा और दूसरा है नैतिक तर्कड़ा। ये जो है नैतिक दुविधा यानी कि वो उसमें परेशान है कि अगर वो चोरी करता है तो उसको जेल जाना पड़ेगा, पुलिस पकड़ ले जाएगी, और अगर वो चोरी नहीं करता तो उसकी पत्नी की डेथ हो जाएगी, ठीक है। वो काफी ज्यादा नैतिक दुविधा में यानी कि मोरल डिलेमा में काफी ज्यादा वो परेशान है, ठीक है। तो देखते हैं कि ये क्या है नैतिक दुविधा। नैतिक दुविधा किसी भी समस्या में सही और गलत के मध्य निर्णय लेने में जिन दुविधाओं या समस्याओं को सामना करना पड़ता है उसे ही नैतिक दुविधा कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे जो हिंज है वो काफी ज्यादा परेशान है कि अगर वो दवा नहीं ले जाता है क्योंकि उसके पास प्रॉपर पैसे तो है नहीं कि वो पैसे देके दवा ले जाए, उस पत्नी की जान बचाई जा सके। उसके पास पैसे भी नहीं है और वो पत्नी की जान भी बचाना चाह रहा है। तो वो इस दुविधा में परेशान है कि अगर वो चोरी करता है तो वो उसको जेल जाना पड़ेगा, अगर वो चोरी नहीं भी करता तो उसकी पत्नी की डेथ हो जाएगी। तो वो जो है नैतिक दुविधा में पड़ा हुआ है। जैसे हिंज अगर चोरी नहीं करेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि हिंज अगर चोरी नहीं करेगा तो उसकी पत्नी मर जाएगी, और अगर उसने चोरी की तो उसको पुलिस पकड़कर जेल में बंद कर देगी। इस दुविधा को लेकर वो काफी ज्यादा परेशान था, ठीक है। नेक्स्ट है नैतिक तर्कड़ा। 2 विचारों के मध्य सही और गलत में किसी एक को चुनना नैतिक तर्कड़ा कहलाता है। जैसे हिंज ने अपनी पत्नी को बचाने के लिए चोरी का फैसला ले लिया, ठीक है। वहां पे काफी ज्यादा दुविधा था, लेकिन उसके बाद जो है उसने एक फैसला ले लिया कि वो अपनी पत्नी के जीवन के लिए वो दवा को
दवा के लिए चोरी करेगा, मतलब दवा को चुरा कर लाएगा ताकि उसकी पत्नी की जान बचाई जा सके। ठीक है, तो उसने जो है दो जो उसके विचार चल रहे थे उसमें जो एक विचार था उसको उसने चुनना ज्यादा सही समझा। ठीक है, अब देखते हैं कि लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को तीन अवस्थाओं में बांटा है। जो लॉरेंस कोहलबर्ग मनोवैज्ञानिक, उन्होंने जो नैतिक विकास है उसको उसके सिद्धांत को तीन अवस्थाओं में बांटा है, उन अवस्थाओं को देख लेते हैं। ठीक है, पहली अवस्था है पूर्व परंपरागत यानी प्री कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 4 साल से 10 वर्ष के बच्चे इसमें आते हैं। ठीक है, इस अवस्था में जो बच्चे होते हैं वो 4 साल से 10 वर्ष के होते हैं। ठीक है, दूसरा है पारंपरिक अवस्था यानी कि कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 10 से 13 वर्ष के बच्चे होते हैं जिसमें शामिल। ठीक है, और तीसरा जो स्टेज है, जो तीसरा अवस्था है वह उत्तर पारंपरिक अवस्था यानी कि पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 13 वर्ष से ऊपर के बच्चे या व्यक्ति होते हैं। ठीक है, तो ये तीन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। पूर्व परंपरागत, ये जो है इसको आप इंग्लिश में अगर देखते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा, क्योंकि इससे रिलेटेड कई सारे हिंदी में नाम दिए अलग अलग दिए होते हैं। तो अगर इंग्लिश में एक ही दिया होता है, यहाँ पर पूर्व परंपरागत है, तो इसको प्री कन्वेंशनल स्टेज, प्री कन्वेंशनल स्टेज जो कि 4 से 10 वर्ष होता है। दूसरा है पारंपरिक अवस्था यानी कि कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 10 से 13 वर्ष के बच्चे होते हैं। और तीसरा है उत्तर पारंपरिक अवस्था यानी पोस्ट कन्वेंशनल स्टेज, जो कि 13 वर्ष से ऊपर के बच्चे होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से देख लेंगे। अब पहला देखते हैं कि अब यह देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि पूर्व परंपरागत या पूर्व रूढ़िगत नैतिक अवस्था। ठीक है, इसमें जो है हिंदी में चेंज होता रहता है, कभी आपको पूर्व परंपरागत के नाम से आ जाएगा क्वेश्चन, कभी आ जाएगा पूर्ण रूढ़िगत नैतिक अवस्था। तो इसको अगर आप इंग्लिश में देखे रहेंगे तो आपको ज्यादा आसानी होगी। इसमें इंग्लिश में है कि प्री कन्वेंशनल स्टेज। ठीक है, जो कि 4 साल से 10 वर्ष के बच्चे होते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है उसको देखते हैं। इस अवस्था में बालक सही और गलत के मध्य अंतर को समझ नहीं पाते हैं। जो 4 साल से 10 साल के बच्चे होते हैं प्री कन्वेंशनल स्टेज के, वो जो है गलत के मध्य और सही के मध्य जो चीजें होती हैं, डिफरेंट होता है, वो उसको समझ नहीं पाते हैं। इस अवस्था में छात्र अच्छा या बुरा का चयन दंड मिलने के भय और पुरस्कार मिलने की लालसा से करता है। कोहलबर्ग ने इस अवस्था को दो भागों में विभाजित किया। जो प्री कन्वेंशनल स्टेज है, इसमें जो बच्चा होता है 4 साल से 10 साल के बच्चे होते हैं इस स्टेज में, इस अवस्था में वो जो है सही और गलत के मध्य जो अंतर होता है उसको समझ नहीं पाते हैं। ठीक है, और छात्र जो होते हैं अच्छा या बुरा का जो चयन है वो दंड मिलने के भय और पुरस्कार मिलने की लालसा से करते हैं। अच्छा काम इसलिए करते हैं कि उन्हें जो है पुरस्कार मिलेगा, और बुरा काम वो इसलिए नहीं करते हैं कि उनको दंड मिलेगा। ठीक है, तो कोहलबर्ग ने इस अवस्था को भी दो भागों में विभाजित किया है। वो दो भाग कौन कौन से उसको भी देख लेते हैं। पहला है कि दंड व आज्ञा पालन उन्मुखता यानी कि पनिशमेंट एंड ओबिडेंस। ठीक है, ये पहला है। इसमें बालक की नैतिकता दंड और आज्ञा पालन पर निर्भर करती है। इस अवस्था में बालकों में नैतिकता का ज्ञान होता है। ठीक है, इसमें है थोड़ा थोड़ा नैतिकता का ज्ञान आ जाता है इस स्टेज में बच्चों के अंदर। ठीक है, दूसरा है कि साधारण सापेक्ष तथा उन्मुक्ता, साधारण सापेक्षता तथा उन्मुक्ता यानी कि जो कोहलबर्ग है इस अवस्था को जैसे को तैसा यानी कि टिट फॉर टैट की अवस्था माना। जैसे बच्चा है, इसमें बच्चे के साथ जैसा व्यवहार होगा वैसे ही व्यवहार बच्चा भी दूसरे व्यक्ति के साथ करेगा। टिट फॉर टैट का मतलब यही होता है कि जैसे को तैसा, जैसा आप हमारे साथ कर रहे हैं वैसा हम भी वैसा ही व्यवहार तुम्हारे साथ करेंगे। यानी कोई भी बच्चा है अगर उसके साथ गलत व्यवहार हो रहा है तो वो भी दूसरे बच्चे के साथ, अगले सामने वाले बच्चे के साथ गलत तरीके से ही वो व्यवहार करेगा। ठीक है, मान लीजिए कि कोई भी बच्चा है उसने जो है क्लास में पढ़ाई करते करते किसी से किताब छीन ली, सामने वाले से किताब छीन ली और उसकी किताब फाड़ दी। तो जो सामने वाला दूसरा बच्चा होता है वो उस चीज को नहीं समझ पाता। वो जैसे उसने उससे किताब छीना तो वो भी उससे दूसरी उस किताब लेके उसकी भी किताब फाड़ देता है। जैसे उसने फाड़ दिया वैसे वो भी फाड़ देता है। मतलब इसमें जो बच्चे के अंदर इतनी समझ होती, इतनी ज्यादा समझ नहीं होती है कि वो चीजों को समझ सके। वो जैसा व्यवहार सामने वाला व्यक्ति करता है, बच्चा करता है, वैसा ही व्यवहार वो खुद भी करने लगता है उसके साथ। ठीक है, अगर बुरा व्यवहार कर रहा है तो बुरा व्यवहार करेगा, अच्छा व्यवहार कोई कर रहा है तो अच्छा व्यवहार करेगा। ठीक है, टिट फॉर टैट यानी कि जैसे को तैसा करने की प्रवृत्ति इस एज में रहती है बालक के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जो है दूसरा है कि पारंपरिक
या परंपरागत अवस्था, जिसे रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था भी कहते हैं। इंग्लिश में देखेंगे कन्वेंशनल स्टेज, जो 10 साल से 13 वर्ष के बच्चे होते हैं इस एज में, कन्वेंशनल स्टेज में, ठीक है। इसमें एग्जाम में पारंपरिक या परंपरागत अवस्था या फिर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो आप इंग्लिश का देखे रहेंगे तो आपको आसानी रहेगी देखने में, समझने में, ठीक है। आप देखते हैं इस अवस्था में बालक अपनी आवश्यकता के साथ दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता का भी ध्यान रखता है, ठीक है। इस अवस्था में क्या होता है कि जो बालक होते हैं वो अपनी खुद की आवश्यकता के साथ दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता का भी ध्यान रखते हैं। कहने का मतलब कि अगर बच्चा जैसे स्कूल में जाता है, वो टिफिन लेकर जाता है, ठीक, वो उसकी खुद की आवश्यकता है कि उसको भूख लगेगी, खाना खाएगा, साथ में वो अपने जो दोस्त होते हैं, साथ में जो बैठे हुए अदर बच्चे होते हैं, उनके भी चीजों को ध्यान रखता है कि हाँ इसने टिफिन लाया कि नहीं लाया, ये खाना खा चुका नहीं खा चुका, उसकी भी आवश्यकता का ध्यान रखते हैं इस स्टेज के बच्चे, ठीक है। 10 से 13 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो अपनी आवश्यकता के साथ साथ दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता का भी ध्यान रखते हैं, ठीक है। इसके अवस्था के अंतर्गत छात्र अधिक सामाजिक होते हैं, वो समाज से अंतर्क्रिया करने लगते हैं, ठीक है। अर्थात तो वो ऐसे कार्य करते हैं जिससे समाज में उन्हें सम्मान प्राप्त हो सके। इस एज के जो बच्चे होते हैं वो समाज से संबंधित ऐसा काम करते हैं कि उन्हें लोगों की नजर में उन्हें अच्छा बनना होता है, कि उन्हें रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, सम्मान मिले। यह ऐसी अवस्था है जिसमें बालक नियमों और व्यवस्थाओं के प्रति जागरूक होते हैं। जो समाज द्वारा बनाए गए नियम होते हैं, जो व्यवस्थाएं होती हैं, उनके प्रति जागरूक होने लगते हैं, ठीक है, इस एज के बच्चे, 10 से 13 वर्ष के बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि अच्छा लड़का या अच्छी लड़की बनने की तत्परता, गुड बॉय और गुड गर्ल। इस अवस्था में बालकों में एक दूसरे से सम्मान करने की भावना होती है, जिस कारण वह सदैव अच्छा लड़का या लड़की बनने की मार्ग की ओर तत्पर रहते हैं। इस एज के जो बच्चे होते हैं, यानी जो 10 साल से 13 साल के बच्चे होते हैं, वो जो है एक दूसरे का सम्मान करते भी हैं और साथ में ये भी ध्यान रखते हैं कि जो वो दूसरे का सम्मान कर रहे हैं तो उन्हें भी बदले में सम्मान मिलना चाहिए, ठीक है। एक लोगों के सामने एक अच्छा लड़का बनने की या फिर अच्छे लड़की बनने की और वो ज्यादा ध्यान देते हैं कि लोग उन्हें अच्छा लड़का कहें या अच्छी लड़की कहें, ठीक है, ऐसा वो बिहेव करते हैं समाज में। नेक्स्ट है कि कानून एवं व्यवस्था उन्मुखता, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इस अवस्था में छात्र कानून, नियमों एवं नीतियों के प्रति जागरूक रहते हैं। वे इस आयु में समाज के बनाए नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करते, बल्कि उसे सत्य मानकर उसका पालन करते हैं। इस एज के जो बच्चे होते हैं वो समाज के द्वारा जो बनाए कानून, नियम होते, जो नीतियां होती है, उसके प्रति जागरूक हो जाते हैं, ठीक है। वे इस आयु में समाज के बनाए नीति और नियमों की अवहेलना नहीं करते। जो समाज के द्वारा बनाई गई नीतियां हैं या नियम है, उनकी अवहेलना नहीं करते, बल्कि उसे सही मानकर उसका पालन करने लगते हैं, ठीक है। उसको ये नहीं कहते कि हाँ जो समाज के बनाए गए नियम है वो अच्छे हैं कि नहीं है, क्या सही है क्या नहीं, उस चीज को ध्यान नहीं देता, बल्कि उसे सत्य मान लेता है कि हाँ जो समाज में बनाए गए नियम है वो सभी सही ही होंगे, उनका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, उसको सही मान लेते हैं इस एज के बच्चे, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि उत्तर पारंपरिक अवस्था, जो कि उत्तर रूढ़िगत नैतिकता की अवस्था के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इसको जो है इंग्लिश में पोस्ट कन्वेंशनल मोरालिटी स्टेज कहते हैं, ठीक है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा। इस अवस्था में व्यक्ति समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को प्रमुखता देने लगते हैं, ठीक है। जो उत्तर पारंपरिक अवस्था यानी कि उत्तर रूढ़िगत नैतिक अवस्था के बच्चे होते हैं, वो जो व्यक्ति होते हैं वो समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्वों को प्रमुखता देने लगते हैं, ठीक है। अर्थात इस अवस्था में व्यक्ति सही गलत का निर्णय स्वयं से लेने लगते हैं, ठीक है। इस एज के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि समाज के जो दायित्व है, उत्तरदायित्व है, उनको प्रमुखता देने लगते हैं, ठीक है, उनको मानने लगते हैं, उनको ज्यादा अप्रोच करते हैं कि हाँ ये चीजें समाज के द्वारा जो बनाई गई है वो तो सही है ही है। साथ में इस अवस्था में व्यक्ति सही गलत का निर्णय स्वयं से लेने लगते हैं। जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम है, ठीक है, जो समाज के कुछ कानून नियम होते हैं उनको वो जो है प्रमुखता तो देता है, साथ में
जो इस चीज को भी ध्यान रखते हैं कि जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम है क्या वो सही है या फिर गलत है। ठीक है, इसका जो है वो निर्णय लेने लगते हैं। इसकी भी दो अवस्थाएं इन्होंने बताई हैं। ठीक है, वो अवस्थाएं क्या है उनको भी देख लेते हैं। पहला है कि सामाजिक अनुबंध अभिमुखता, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। ठीक है, इस अवस्था में व्यक्ति वही करता है जो उसे ठीक लगता है। इस अवस्था का जो बच्चा होता है वही काम करता है जो उसे ठीक लगता है। वे समाज द्वारा बनाए गए नियमों के सुधार के बारे में भी उचित अनुचित देखने लगते हैं। इस स्टेज के जो बच्चे होते हैं इतने मेच्योर हो जाते हैं कि जो है वो समाज द्वारा जो बनाए गए नियम होते हैं उन अगर वो सही नियम है तब तो ठीक है, अगर वो गलत नियम है तो वो सोचने लगते हैं कि हाँ इसमें कौन सा सुधार किया जाए कि थोड़ा सा और अच्छा हो जाए। जो उचित है जो अनुचित है उनको देखने लगते हैं कि कौन सही है कौन गलत है, कौन सा जो नियम है वो उसका गलत इफेक्ट पड़ेगा, कौन सा नियम है जिसका सही इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, इस चीज को वो देखने लगते हैं। जैसे हिंज अपनी पत्नी के लिए दवा की चोरी करता है तो यहाँ वह यह देखता है कि उसकी पत्नी की जान बचाना उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। वो इतना ज्यादा इस एज में जो बच्चा है वो इतना मेच्योर हो जाता है कि वो इस चीज को समझने लगता है कि उसकी जो पत्नी है उसको जान बचाना उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है, ना कि जेल जाना उसके लिए ज्यादा मतलब जेल जाना उसके लिए पसंद था कि वो उसकी पत्नी की जान बच जाए भले उसे जेल जाना पड़ जाए। ठीक है, तो उसको पत्नी की जान बचाना उसके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण था तब इसने चोरी की है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता। ठीक है, इस अवस्था में क्या होता है कि व्यक्ति स्वयं के विचारों को अधिक महत्व देने लगता है। यह व्यक्ति की परिपक्वता को दर्शाता है जो अपने विचारों के अनुसार नीति नियमों का पालन करने लगता है। इस जो सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता के स्टेज के जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं कि अपने विचारों को जो उनके खुद के विचार हैं उनको ज्यादा महत्व देने लगते हैं। ठीक है, जो कि उनके परिपक्वता यानी कि मैच्योरिटी को दर्शाता है। और वे अपने विचारों के अनुसार जो नियम होते हैं समाज के, जो नीति होते हैं समाज के या राज्य के, देश के, कहीं के भी या परिवार के, उन नियमों को पालन करने लगते हैं अपने विचारों के अनुसार। अगर उनको लगता है कि जो समाज के द्वारा बनाए गए नियम अच्छा है, उसका जो है सही इफेक्ट पड़ सकता है हमारे ऊपर या हमारे समाज के ऊपर या हमारे परिवार के ऊपर, तभी उन पे जो है उनका पालन करते हैं। अगर उन्हें लगता है कि ये जो नियम बनाया गया है उसका नुकसान है तो उसका पालन वो नहीं करते हैं। ठीक है, ये था आज का टॉपिक लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। आई होप कि आप सबको आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आप सबको आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। अगर हाँ आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि अब जो नेक्स्ट क्लास होगी वो इनसे संबंधित जितने भी क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो लॉरेंस कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत हो या जीन पियाजे का सिद्धांत हो या फिर लेव वाइगोत्स्की का सिद्धांत हो, इन तीनों सिद्धांतों से किस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्वेश्चन का सीरीज कराएंगे तो आपको चीजें आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। ओके, थैंक यू।